एक ओके, चलिए। ओके 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 सर। तो साथियों सीधा सा मतलब है, सीधा सा मकसद है हमारा कि हमें ये जो हमारा देश का प्रॉब्लम है, जैसे मैंने आपको कहा यहाँ पर कि अभी फिलहाल देश बहुत तकलीफ में है। करीब-करीब 95% लोग यहाँ पर गरीबी में जी रहे हैं, धक्का-धक्की में जी रहे हैं, अपने जीवन को बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और इन्हीं देश के लोगों को जो लोग 5% में आते हैं, तो 95% लोगों को उनका हक का जीवन देना है, इसीलिए ये ट्रेनिंग मैं लोगों तक पहुँचाने का कार्य करने वाला हूँ। साथियों, इसमें आपको सीखने को मिलेगा हर व्यक्ति 100% कामयाब हो सकता है। भले ही क्षेत्र अलग हो, भले ही विषय अलग हो, लेकिन कामयाबी का मतलब क्या है? कामयाबी का मतलब सिर्फ डॉक्टर बनना नहीं होता है। कामयाबी का मतलब सिर्फ इंजीनियर बनना नहीं होता है। कामयाबी का मतलब सिर्फ कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना नहीं होता है। कामयाबी का मतलब होता है साथियों अपने जीवन में खुशहाली पाना। अपने जीवन में वो चीज़ें पाना जो चीज़ों के लिए हम यहाँ पर जन्म लेते हैं। कुछ लोगों को ऐसा अगर लगता है मैंने मतलब आजकल के पेरेंट्स जो है, आजकल के जो पालक है, उनकी मानसिकता मैंने देखी है। वो बस उनके दिमाग में एक ही चीज़ है, मैं इंग्लिश में मतलब अंग्रेजी माध्यम में मेरे बच्चों को पढ़ाऊँ, उसको कोई डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बनाऊँ, कोई नौकरी दे दूँ, इस तरह से मानसिकता लोगों की बनी हुई है। लेकिन याद रखना ये जो गलत मानसिकता लोगों ने बनाकर अपने देश का या अपने बच्चों के फ्यूचर का सत्यानाश किया है, इसको हमें कहीं न कहीं रोकना है, इसलिए ये ट्रेनिंग दिया जा रहा है साथियों। कि क्योंकि मैं आपको एक उदाहरण दूँ 2-4 ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे कि मैं पिछले सेशनों में भी बहुत बार बोल चुका हूँ, अमिताभ बच्चन ये 12वीं पढ़ा हुआ इंसान है, उसके बाद में ये कभी स्कूल में नहीं गया। क्या मानते हैं आप? उसको 2 बेटे हैं, 1 बेटा है और 1 बेटियाँ है। उसने अभी बँटवारा किया है, शायद आपको पता है कि नहीं है, मुझे पता नहीं है। तो अभिषेक बच्चन को उसने 2700 करोड़ की प्रॉपर्टी दी है और बच्ची को उसके 2700 करोड़ की प्रॉपर्टी दी है। आपको पता है ये अमिताभ बच्चन जी अभी फिलहाल 70-75 साल के होंगे और एक दिन के ये जो व्यक्ति है, ये एक दिन के मैंने उस दिन भी कहा था कि कौन बनेगा करोड़पति, ये जो हमारा एक शो चलता है टीवी में, ये शो का 1 दिन का शूटिंग करने के लिए ये अमिताभ बच्चन जी 5 से 6 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। पढ़ाई कितनी है? 12वीं पास, 1 दिन का इनकम कितना कमाता है बंदा? 6 घंटे की शूटिंग चलती है और कमाता है 5 से 6 करोड़ रुपए। जबकि एक डॉक्टर को या एक इंजीनियर को या एक शायद जो हम चार्टर्ड अकाउंट या वकील या कोई भी बोलते हैं, जिनको हम बोलते हैं ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डबल-डबल ग्रेजुएशन, डबल-डबल एमबीए करने के बाद में जो लोग पढ़ते हैं ना, उनको 5 करोड़ कमाने के लिए शायद ज़िंदगी गुज़र जाती होगी बहुत सारे लोगों की। जबकि उन्होंने डबल-टिबल ग्रेजुएशन कर लिया है। और ये व्यक्ति जो 12वीं पास है, वो व्यक्ति 1 दिन में 5 करोड़, 6 करोड़ चार्ज कर रहा है। मेरा सवाल ये है, क्या अमिताभ बच्चन जी कामयाब है या नाकामयाब है? और फिर दूसरा सवाल ये बनता है कि क्या ये व्यक्ति पढ़ाई की वजह से बना है कामयाब या अन्य किसी चीज़ से? दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊँ, सचिन तेंदुलकर, ये 10वीं पढ़ा हुआ बंदा है। पता है आप लोगों को भारत रत्न पुरस्कार इस व्यक्ति ये सचिन तेंदुलकर अगर कोई विज्ञापन करता है, किसी प्रोडक्ट का अगर ऐड करता है, तो ये कम से कम 10 करोड़ से 25 करोड़ तक चार्ज करता है। और ऐड शूटिंग का कितना टाइम लगता है? 1 दिन से ज़्यादा नहीं लगता है साथियों। 10वीं पढ़ा हुआ लड़का, मैं आपको पूछता हूँ, क्या ये कामयाब है या नाकामयाब है? और दूसरा भी सवाल ये उठता है, ये 10वीं पढ़ा हुआ है, ये ना डॉक्टर है, ना वकील है, ना इंजीनियर है, ना कुछ है।
फिर भी ये बंदा करोड़ों की, अरबों की प्रॉपर्टी कमा चुका है। बहुत बड़ा अपना दुनिया भर में नाम कमा चुका है। अब आता हूँ तीसरा किसी उदाहरण पर। जैसे मैंने आपको बताया कि मुकेश अंबानी या फिर मैं धीरू अंबानी की बात करूँ, धीरू अंबानी, मुकेश अंबानी के पिता, ये बंदा 12वीं पढ़ा हुआ था। आपको पता है धीरूभाई अंबानी 12वीं पढ़ा हुआ इंसान है और ये बंदा भारत देश का सबसे अमीर इंसानों में इन व्यक्ति का नाम आया है। क्या ये डॉक्टर है? क्या ये वकील है? क्या ये इंजीनियर है? क्या ये चार्टर्ड अकाउंट है? क्या इन्होंने 2-2 3-3 ग्रेजुएशन की या फिर किसी पीएचडी की डिग्री ली हुई है? नहीं, 12वीं पढ़ा हुआ इंसान है, लेकिन वो क्या आप उस उनको जो धीरूभाई अंबानी है उनको कामयाब मानते हैं? ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या सोचते हो। और साथियों, इन उदाहरणों से पता चलता है कि इन्होंने पढ़ाई तो की नहीं, समझिए आप, ये 10वीं 12वीं पढ़े हुए लोग, लेकिन ये जीवन में बहुत बड़ी-बड़ी कामयाबी हासिल कर चुके हैं। तो इससे हमें सीखने को ये मिलता है कि पढ़ाई का जीवन में कामयाबी से कोई ताल्लुक नहीं है, सबसे पहली बात। दूसरी बात मुझे ये बतानी है आप लोगों को कि धीरूभाई अंबानी सचिन तेंदुलकर की जगह पर कभी नहीं जा सकता। सचिन तेंदुलकर अमिताभ बच्चन की जगह पर नहीं जा सकता। उन्होंने अपने-अपने क्षेत्र में जाने के बाद ही कामयाबी पाई है। सोच के देखिए एक बार। और एक उदाहरण दूँ मैं आपको लता मंगेशकर जी तो 10वीं पढ़ी थी शायद। कितना बड़ा नाम है आपको पता है? प्रॉपर्टी कितनी होगी वो तो छोड़ ही दीजिए, नाम कितना बड़ा है। गान कोकिला, भारत की गान कोकिला बोला जाता है उस व्यक्ति को। भले वो हमारे में ना हो, लेकिन उनके बारे में हम उनके बाद भी चर्चा कर रहे हैं, इसका मतलब वो कितने बड़े बन चुके हैं। 10वीं पढ़े हुए हैं, 10वीं। अब मुझे पूछना ये है, अमिताभ बच्चन जी को अगर धीरूभाई अंबानी की जगह पर बिठाया जाता, तो क्या अमिताभ बच्चन धीरूभाई जैसे इतने बड़े बिज़नेसमैन बनते? जवाब होगा नहीं। सचिन तेंदुलकर को अगर हम लता मंगेशकर की जगह बिठाते और बोलते तू गाना गा ले, तू बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा, तो क्या वो बनता? नहीं। लता मंगेशकर जी को अगर हम सचिन तेंदुलकर की जगह पर बिठाते और बोलते तू बल्ला घुमा, तू बहुत बड़ा भारत रत्न पुरस्कार पाएगी, तो क्या वो होता? नहीं। ये लोग अपने-अपने क्षेत्र में बड़े बने हैं, कामयाब बने हैं, जबकि इनके पास कोई डिग्री नहीं है। मैं चाहता हूँ भारत देश के हर व्यक्ति का, हर बच्चे का ऐसे ही हो, क्योंकि ये इनबॉर्न टैलेंट होते हैं साथियों। ये जो टैलेंट है ना, ये इनबॉर्न होते हैं। यही आपको इस कोर्स के माध्यम से सिखाया जाने वाला है। अगर आप मुझे सुन रहे हो, जो भी भाई-बहन मुझे साथी मुझे सुन रहा है और आप अगर 10वीं भी पढ़े हुए हो, मैं कहता हूँ 5वीं भी पढ़े हुए हो, लेकिन आप अगर कामयाब बनना चाहते हो, बड़ी और उम्र का इससे साथ कोई लेना-देना नहीं, ये भी मैं आपको ईमानदारी से बोलूँ। कोई अगर आपको मुझे सुन रहा है और आप ये सोच रहे हो कि मैं तो 50 साल की हूँ, मैं तो 60 साल की हूँ, मैं तो 40 साल की हूँ, मैं तो 35 साल की हूँ, मैं अभी क्या करूँ? ऐसा मतलब बिल्कुल ना सोचे, कामयाबी का उम्र के साथ कोई लेना-देना नहीं होता है। कामयाबी का लेना-देना होता है साथियों, आपके अंदर भगवान ने, आपके अंदर नेचर ने कौन से गुणों को भरा हुआ है और वो जो गुण है, उनको आप कैसे इस्तेमाल कर रहे हो, उसके ऊपर ये कामयाबी टिकी हुई होती है। बस दुर्भाग्य ये है हमारे देश का कि हम क्या करते हैं, सभी लोगों को एक ही दिशा में दौड़ाने का प्रयास करते हैं। मैंने उस दिन उदाहरण दिया था आप लोगों को कि पेड़ पर चढ़ने पर राजा बनेगा या पेड़ पर चढ़ने पर 1 करोड़ का इनाम मिलेगा, लेकिन क्या जैसा बंदर चढ़ सकता है वैसा हाथी चढ़ सकता है, जैसा बंदर चढ़ सकता है वैसी मछली चढ़ सकती है, जैसा बंदर चढ़ सकता है वैसे शेर चढ़ सक नहीं, वो अपने फील्ड में मास्टर है। वैसे भारत देश में मैंने आपको पहले भी कहा है या फिर मैंने पहले दिन आपको जो हमारा आइकॉन है, हमारे ग्रुप का आइकॉन मैंने आपको बताया कि 8 तरह के इंटेलिजेंस होते हैं, हर व्यक्ति में अलग गुण होते हैं और उसी गुण को अगर वो व्यक्ति सही इस्तेमाल करे, तो वो जीवन में बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर सकता है। कुदरत कहूँ या भगवान कहूँ या अल्लाह कहूँ या वाहेगुरु को आप जिसको भी मानते हो, वो कभी भी ज़ीरो पैदा नहीं करता और जो ज़ीरो पैदा होता है, वो पागल होता है, वो किस काम का नहीं होता।
कुछ लोग ऐसे भी हैं हमारे इस मीटिंग में, जो पहले शुरू-शुरू में आए थे। बस मुझे मैसेज भेजना 10-15 हज़ार रुपए कमाना है। मैं आपको ईमानदारी से बताऊँ, मैं आपको यहाँ पर 10-15 हज़ार के लिए नहीं लाया हूँ। मैं आपको 10 दिन तक जो पढ़ाने की बात मैंने की हुई है, ₹100 में पढ़ाने की बात की हुई है, ये मैंने आपको वो 10-15 हज़ार रुपए के लिए नहीं, मैं आपके अंदर का वो सही टैलेंट, आपकी उम्र क्या है उससे मुझे कोई लेना-देना नहीं है। आपके अंदर का वो सही टैलेंट आपको पता चले और बस उस टैलेंट को इस्तेमाल करके आप अपने जीवन में बड़ी कामयाबी हासिल करें। मैंने उस दिन भी एक मीटिंग में उदाहरण दिया था, हमने सेशन में नहीं दिया था कि आप केएफसी सुन रहे हो, केएफसी, एक केएफसी चिकन आता है मार्केट में। इस बंदे ने अपना करियर 64 साल की उम्र में शुरुआत की थी, 64 साल की उम्र में, केएफसी का मालिक। अब उनका नाम मुझे एग्ज़ैक्टली याद नहीं है, आप गूगल कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा, है कुछ तो नाम। 64 साल की उम्र में ये बंदे ने अपना करियर शुरू किया, आज हज़ारों करोड़ का मालिक है। करीब-करीब उम्र के 95-97 साल की उम्र में वो व्यक्ति दुनिया छोड़कर चला गया, लेकिन आज उसने जो एम्पायर खड़ा कर दिया है, रोज़ का कितना करोड़ का धंधा होता है, वो तो चला गया फिर भी होता है। यानी कि कामयाबी का, ना पढ़ाई के साथ, और ये केएफसी का मालिक शायद कोई 10वीं-12वीं पढ़ा होगा। कामयाबी का ना तो उम्र के साथ कोई लेना-देना है, ना पढ़ाई के साथ कुछ लेना-देना है। कामयाबी तय करती है आपके अंदर कौन से इनबॉर्न टैलेंट है और उस इनबॉर्न टैलेंट को आप इस्तेमाल करते हो कि नहीं करते हो, इसके ऊपर कामयाबी निर्भर करती है। जैसे मैं आपको ईमानदारी से बोलूँ, एक उदाहरण देता हूँ, उसके बाद में सेशन को शुरुआत करता हूँ साथियों। आई होप आपको जो कहानी मैं बताता हूँ, वो कहानी आपको पसंद आती होगी, इसलिए मैं एक बार फिर से आप लोगों को पूछ कर ही कहानी बताऊँगा। अगर आप हाँ बोलेंगे तो, कितने लोगों को लगता है कि मैं किसी कहानी को कहकर आप लोगों को इस सेशन को शुरुआत करूँ? ज़रा हैंड रेज़ कीजिए प्लीज़, ताकि मैं समझ पाऊँ। चलिए, मैं देख पा रहा हूँ 4 लोग, हम करीब-करीब 51 लोग हैं मीटिंग में, उसमें से 4-7 लोगों ने अपना हैंड रेज़ किया है कि वो चाहते हैं कि कोई कहानी बताकर हमें मतलब सेशन को शुरुआत करें। 10 लोगों ने यहाँ पर हैंड रेज़ किया है, 11 लोगों ने किया है, 12 लोगों ने किया है। तो धीरे-धीरे कर रहे हैं आप लोग, ज़रा फ़ास्ट किया करो जो भी करना है आपको। चलिए, 16 लोगों ने, 15 लोगों ने हैंड रेज़ किया है, शायद बाकी लोगों को कहानी पसंद नहीं है। तो क्या मुझे कहानी नहीं कहनी चाहिए? एनीवे, लेकिन जिन लोगों ने हैंड रेज़ किया है बेचारों ने, उनका आदर करके मैं वो कहानी बताता हूँ, उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं साथ। चलिए, तो कहानी कुछ ऐसी है, क्या विषय पर मैं कहानी बताने वाला था आप लोगों को, ये बात करते-करते मैं भूल गया। कौन-सा विषय चल रहा था नागनाथ सर? किस टॉपिक को हाँ लेकर था? सर। हाँ सर, हेलो। हाँ हाँ, सर। क्या बात कर रहा था मैं? कहानी से शुरुआत कर रहे थे। हाँ, नहीं, विषय क्या चल रहा था हमारा? विषय वो केएफसी का एजुकेशन, कम एजुकेशन होने के बावजूद बहुत सारे केएफसी लोग का अच्छा, के केएफसी का चल रहा था, मैं आप लोगों को कोई कहानी बताने वाला था, मुझे बहुत अच्छी कहानी आप लोगों के लिए याद आई थी, लेकिन शायद मैं वो इधर-उधर स्क्रीन सर देखने के चक्कर में। हाँ जी, सर मैम। के एज के जेंट्स के बारे में बात कर रहे थे। ओके। हाँ, मैं तो केएफसी वाले के बारे में बात कर रहा था और मुझे एक बहुत सुंदर कहानी याद आई थी। क्या कहानी बता रहा था मैं आप लोगों को? चलिए, याद आता तो मैं बताता हूँ। चलिए, आगे बढ़ता हूँ साथियों। हालाँकि वो कहानी आज के इस विषय के साथ बहुत सटीकता से जुड़ी हुई थी, क्योंकि मेरे दिमाग में इतना कुछ भरा हुआ है और वो समय-समय पर बाहर आता है कि इस विषय को कौन-सी कहानी मैच करती है, उसी हिसाब से वो कहानी थी, बहुत बढ़िया थी। लेकिन शायद हम इधर-उधर की बातें करने में और मैं वो काउंटिंग करने में, वो बस सब बातें मेरी निकल गई। चलिए, बढ़ते आगे। कुछ लोगों का इच्छा नहीं थी, शायद कम लोगों ने हैंड रेज़ किया था, इसके कारण से मेरे दिमाग ने बोला कि चलो छोड़ दे भाई, काम कर। चलिए साथियों, तो हम यहाँ पर सीख रहे हैं कि डीएमआईटी
हमारे जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं, जैसे मैं आपको थोड़ा-सा हाँ, यहाँ पर मैं लाता हूँ आप लोगों को। तो डीएमआईटी का टेस्ट करने के बाद में ये जो आपको यहाँ पर स्लाइड दिख रहा है, हमारे अंदर कौन से हमारा जो दिमाग होता है साथियों, ये दिमाग का कौन-सा पार्ट सबसे ज़्यादा काम करता है? और हमें उस पार्ट को लेकर ही आगे बढ़ना चाहिए, इस तरह का ये टेस्ट होता है। और मैंने आपको बताया हमारे जो सर है, सर में एक लेफ्ट ब्रेन है, एक राइट ब्रेन है, मैंने आपको यहाँ पर दिखाया था। और ये लेफ्ट ब्रेन जो काम करता है, वो काम करता है यहाँ पर मैनेजमेंट का, उसके बाद में रीज़न का यानी कि तर्क शक्ति करने का, कंट्रोल करने का शरीर को, लैंग्विस्टिक यानी कि भाषा तज्ञ बनाने का या फिर ऑब्जर्वेशन, अलग-अलग तरह के ऑब्जर्वेशन करने के लिए। और राइट ब्रेन जो काम करता है हमारा, वो लीडरशिप के लिए काम करता है, इमेजिनेशन के लिए काम करता है, मूवमेंट के लिए काम करता है, साउंड के लिए काम करता है और विजुअलाइजेशन के लिए काम करता है। इस तरह से यहाँ पर साथियों हमारे 2 ब्रेन जो होते हैं, ये काम करते हैं। लेकिन ये जो 10 उँगलियाँ होती है हमारी, यहाँ पर दिखा गया है, राइट थंब, राइट इंडेक्स, मिडल फिंगर, ये जो भी दिखाया गया है, मैंने आपको पहले बताया था, तो ये हाथों के साथ में जुड़ा हुआ होता है साथियों। ये जो अगर आप देख रहे हो, तो हमारे जो यहाँ पर ऊपर उंगली के ऊपर का जो सिरा होता है, यहाँ पर जो फिंगरप्रिंट होते हैं, इनका एनालिसिस करके वो कौन से क्षेत्र के लिए बना हुआ है या उसके अंदर कितना टैलेंट है। रिच बाबा चहा मांडा ना थोडस प्लीज किसी दीदी का माइक शुरू है, आप अपना माइक बंद रखिए दीदी, ताकि मीटिंग में डिस्टर्ब ना हो प्लीज। तो साथियों, ये जो टेस्ट करने के बाद में हम लोगों को पता चलता है मेरे अंदर क्या टैलेंट है, और मैं आप लोगों को वही पैटर्न समझा रहा था कि उंगलियों के ऊपर कौन से पैटर्न होते हैं, और वो पैटर्न जिसके उंगली पर है वो व्यक्ति क्या कर सकता है, इसके बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे थे। तो हम यहाँ पर लूप के बारे में बात कर चुके हैं, हम यहाँ पर आर्च के बारे में बात कर चुके हैं, हम यहाँ पर अभी वर्ल के बारे में बात करने वाले हैं। लूप कैटेगरी मैंने मैंने आपको बताया था, जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है कि 4 तरह की कैटेगरी होती है लूप में, अल्नार लूप, रेडियल लूप, अल्नार फॉलिंग लूप, रेडियल फॉलिंग लूप। रेडियल का मतलब क्या होता है और अल्नार का मतलब क्या होता है, मैंने कल आपको बताया था। अल्नार मतलब एक सीधा सादा और अच्छा इंसान, रेडियल मतलब बुद्धिमान और थोड़ा सा दुनिया से हटकर इंसान। ये दोनों उसी में आते हैं, अल्नार और बस इसमें थोड़ा सा प्रिंटिंग का फर्क होता है। ये मैंने आप लोगों को कल के दिन बताया था। उसके बाद में आर्च के बारे में मैंने बताया था। आर्च कैटेगरी में मैंने सिंपल आर्च, टेंटेड आर्च, उसके बाद में टेंटेड आर्च विथ अल्नार लूप, रेडियल आल विथ अल्नार लूप, ये भी मैंने आप लोगों को बताया था। अब इसमें क्या बोला था मैंने, सिंपल आर्च का मतलब होता है ये व्यक्ति जैसे ही, मतलब ये बहुत सिंपल सादा, जैसे मैंने आपको बताया था कल कि जो सीखता है वो इधर से सीखता है, उधर से निकल जाता है। लेकिन टेंटेड आर्च वाले का मैंने आप लोगों को वो वैदिक भाषा में भी कहा था ना मैंने, कि ये जो होता है धनुष्य होता है, और ये और स्ट्रांग धनुष्य होता है, इस तरह से मैंने बताया था। और जो लूप है वो शंख बताया था मैंने, उल्टा शंख और सीधा शंख। उसके बाद में तीसरा यहाँ पर मैंने आपको बताया वर्ल, और इसका थोड़ा डिटेलिंग मैंने आप लोगों को दिखाया था कि इस तरह से स्लोप होते हैं, इस तरह से डेल्टा होता है यहाँ पर, और इन लोगों का क्या टैलेंट होता है, इन लोगों का क्या टैलेंट होता है, इसके बारे में हमने थोड़ा सा कल के दिन बहुत डिटेल्स में बताया था मैंने। आज थोड़ा सा रिवीजन कर देता हूँ। अल्नार लूप जिसके उंगली पर है, ये पैटर्न हाथ पर नहीं होता है, ये उंगली पर होता है। ये अलग-अलग उँगलियों पर ये पैटर्न हो सकता है, कभी किसी के अंगूठे पर हो सकता है, कभी किसी के मिडल फिंगर पर, किसी के मतलब स्मॉल फिंगर पर हो सकता है, किसी के इंडेक्स फिंगर पर हो सकता है। और जिस भी फिंगर का जो काम है, क्योंकि 10 फिंगर 10 तरह के अलग-अलग काम करते हैं दिमाग में। तो जिसका अल्नार लूप आ गया मान के चलिए, वो व्यक्ति पीपल ओरिएंटेड होता है, ये मैंने कल बताया था। टीम प्लेयर होता है, फ्लेक्सिबल होता है, इमोशनल होता है, सेंसिटिव होता है, कोऑपरेटिव होता है, वो झगड़ों से बचना चाहता है, वो यहाँ पर लड़ाई से बचना चाहता है। इस तरह से जिसके अल्नार लूप आते हैं, वो सिंपल सीधा आदमी होता है। रेडियल लूप में मैंने आपको बताया था, रिवर्स थिंकर होता है, आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज होते हैं, वेरी क्रिएटिव होता है, डोंट फॉलो ट्रेडिशनल होता है, रूल ब्रेकर होता है, माइलस्टोन बनाता है। उसके बाद में
इनपेंशन होता है यानी कि वो असब्र होता है, उसमें सब्र नहीं होता है और सीरियस होता है, मजाक नहीं करता बैठा है, सीरियस होता है बहुत ये इंसान, जिंदगी को बहुत सीरियसली समझता है, जिंदगी को बहुत सीरियस लेना चाहता है, हर काम को वो जिंदगी में बहुत ही पेशेंस मतलब जल्दी करना चाहता है। वो ये नहीं सोचता कि चलो अगले ज़माने में कर लेंगे, ऐसा नहीं सोचता है। ये होता है रेडियल और अल्नार लोब। इसके बारे में मैंने कल बात की थी। उसके बाद में ये आर्च मैंने बोला था, सिंपल आर्च, उसके बाद में ये टेंटेड आर्च बोला था, आर्च विथ अल्नार, उसके बाद में रेडियल विथ टेंटेड आर्च विथ रेडियल लूप। तो ये बताया था, उसके फायदे तोटे मैंने यहाँ पर दिखाए थे आपको। आप अगर यहाँ पर देख रहे हो, तो आपको पता चल जाएगा कि आर्च, सिंपल आर्च जो व्यक्ति के उंगली पर होता है, जैसे गाने के उंगली पर होगा तो ये बंदा गाना ठीक से उतना ज्यादा गा नहीं पाएगा। ये हार्ड वर्कर होता है। ओके, हार्ड वर्कर होता है। प्लीज प्लीज प्लीज, मैंने पहले भी कहा है आप लोगों को कि थोड़ा सा अपना जो है माइक बंद रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा प्लीज। जिनके भी माइक शुरू होते हैं ना, उन्होंने इस बात का ध्यान रखना है साथियों, क्योंकि डिस्टर्ब होता है ना मीटिंग में। एक बार म्यूट ऑल कर देता हूँ लगे तो। लेकिन प्लीज जिसका भी माइक शुरू हो जाए ना, तो कृपया वो अपना ध्यान रखे कि उसको तुरंत बंद कर ले, ताकि डिस्टर्ब ना हो हमें मीटिंग में। चलिए बढ़ता हूँ आगे। तो हम यहाँ पर जो सीख रहे थे, जो हमारा अभी चल रहा था फिलहाल, आर्च जो चल रहा था कि जिसका सिंपल आर्च होता है वो हार्ड वर्कर होता है, बहुत हार्ड वर्किंग में ये व्यक्ति विश्वास करता है। ये बहुत शांत होता है, कम बोलता है, ज्यादा नहीं बोलता है। ये जैसे हम लोग बोलते हैं ना, कोई व्यक्ति बहुत पसंद नहीं करता है, वैसे ही होता है। सावधान होता है, हर चीज के बारे में ये बहुत सावधान रहता है। विदाउट कंप्लेंट कोई भी काम करना पसंद करता है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाता है। उसको अगर बोलेंगे जा बेटा ये करके आ, तो वो जाएगा। भैया ये काम कर लो, तो वो कर लेगा। स्टेप फॉलो करने में विश्वास करता है। डाउन टू अर्थ म्हणजे जमीन पर रहना पसंद करता है, ज्यादा उड़ने की कोशिश नहीं करता है। उसके बाद में डोंट लाइक टू टेक रिस्क, ये कोई रिस्क विस्क नहीं लेना चाहता है, सिंपल जिंदगी जीता है। लेकिन टेंटेड आर्स की बात करूं तो कल मैंने बताया था, एक्सट्रीम पर्सनालिटी, ये व्यक्ति कुछ हटके होता है। ये हर रोज एक जैसा नहीं होगा। कभी ये बंदा बहुत मजा करेगा, कभी ये बंदा बहुत शर्मिला होगा। आज ये साल में अगर वो बंदा कुछ कर रहा है, तो अगले साल में वो करता नहीं बैठेगा। वो आउट ऑफ बॉक्स ये हमेशा रहता है। उसके बाद में ये मैंने आपको कल कहा था कि डिपेंड ऑन हाउ दे आर, यानी कि इसका मतलब ये है कि वो बचपन में कैसे लोगों के साथ रहा, बचपन में उसको कैसे संस्कार रहे, क्योंकि ये ओपन कैटेगरी है टेंटेड आर्च। और ये बहुत क्रिएटिव होता है, बहुत टैलेंट होता है, बस उसको सही दिशा देना बहुत ज़रूरी होता है। ये फिंगरप्रिंट जिनके होंगे, वो व्यक्ति बहुत अलग व्यक्ति होगा। और ये किसी चैलेंज को डरता नहीं है, ये चैलेंज लेने के लिए डरता नहीं है। ये किसी मतलब मैं कहूँ कि किसी भी रिस्क को सीने पर लेकर चल सकता है, इस तरह का ये बंदा होता है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में हम यहाँ पर अभी चौथी मतलब तीसरी कैटेगरी में आ रहे हैं। वो तीसरी कैटेगरी कौन सी है? वर्ल्ड कैटेगरी। यहाँ पर मैं दिखा देता हूं आप लोगों को वर्ल्ड कैटेगरी, ये वाली कैटेगरी। इसमें 11 तरह के अलग अलग पैटर्न आते हैं साथियों, 11 तरह के अलग अलग पैटर्न है। यहाँ पर आप देख रहे हो 1 से 11 अलग अलग पैटर्न होते हैं यहाँ पर। टारगेट सेंट्रिक वर्ल्ड, स्पाइरल वर्ल्ड, एलोंगेटेड वर्ड, टारगेट सेंट्रिक, उसके बाद में एलोंगेटेड वर्ड, स्पाइरल, उसके बाद में डबल लूप वर्ड, उसके बाद में कंपोजिट। अभी आप बोलेंगे सर ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, समझने की कोशिश ना करें, मैं आप लोगों को नीचे बताऊंगा क्या क्या चीज होती है। उसके बाद में यहाँ पर अल्नार टारगेट सेंट्रिक पिकाकॉई होता है। उसके बाद में रेडियल टारगेट सेंट्रिक पिकाकॉई होता है, स्पाइरल पिकाकॉई होता है, रेडियल स्पाइरल पिकाकॉई होता है। अभी आप बोलेंगे ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है, समझने की कोशिश ना करें, जैसे हमारे नागनाथ सर बोल रहे थे उस तरीके से। सरजी माझी झूम मीटिंग चालू आहे, प्लीज बोलू का नंतर? बरं, ओके ओके करा पण कॉल. ठीक है ठीक है। तो साथियों यहाँ पर ये 11 तरह के मतलब ये होते हैं, अलग अलग पैटर्न होते हैं। इनको मैं अभी समझाता हूँ आप लोगों को, कौन से 11 पैटर्न होते हैं और उनका फायदा भी आप लोगों को समझाता हूं। आप लोग, मुझे पता है कुछ कुछ लोग कोशिश कर रहे होंगे कि मेरे उंगली पर कौन सा पैटर्न दिख रहा है, लेकिन याद रखना ये कौन से उंगली पर है उसके ऊपर डिपेंड करता है वो व्यक्ति क्या कर सकता है। 10 उंगलियां हैं,
अलग अलग उंगलियों पर, ये मिडल फिंगर पर भी आ सकता है, लिटिल फिंगर पे भी आ सकता है, रिंग पर भी आ सकता है, अंगूठे पर भी आ सकता है, किसी भी फिंगर पर ये निशान आ सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है। और वो जो कैरेक्टरिस्टिक है उसका, वो जो उसकी क्षमता है, जिस फिंगर पर जाएगा वहां पर उस क्षेत्र में उस व्यक्ति की मतलब ताकत बढ़ती है या कमजोरी बढ़ती है। एनीवे तो यहाँ पर ये वाला जो है ये है टारगेट सेंट्रिक वर्ल। वर्ल का मतलब क्या होता है? भौरा। वर्ल का मतलब क्या होता है? एक गोल। मैंने आपको कल वैदिक भाषा में कहा था ना कि चक्र चक्रवर्ती राजा, पुराने जमाने में ये चक्र देखकर ही राजा चुने जाते थे। एक शंख होता है, एक धनुष्य होता है और एक चक्र होता है। तो ये चक्र है साथियों, जिसको वर्ल बोला जाता है। तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि उंगली पर इस तरह से निशान आएगा, एक अंदर एक स्पॉट होगा, उसके बाद में एक गोल मतलब ये एक राउंड है, उसके बाद में और एक राउंड है, उसके बाद में एक राउंड 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 राउंड। इसको बोलते हैं टारगेट सेंट्रिक, यानी कि उसका सेंटर स्पेशल है, कोई उसको डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, सेंटर अपने जगह पर स्पेशल है। और उसमें दो डेल्टा होते हैं। यहां पर अगर आप देख रहे हो, जैसे मैंने आपको यहां पर बताया था वाई शेप, ये दो डेल्टा है, इधर एक डेल्टा होगा, इधर एक डेल्टा होगा। जो दो डेल्टा होंगे इधर और इधर, उसमें और ये गोल ऐसे राउंड में अगर है तो इसको टारगेट सेंट्रिक वर्ल्ड बोला जाता है। मैंने आपको कैटेगरी बताई थी ना, लूप कैटेगरी, आर्च कैटेगरी, वर्ल्ड कैटेगरी यानी एक्सीडेंट कैटेगरी। इनमें क्या फर्क होता है? लूप में जो होता है एक डेल्टा होता है। जैसे डेल्टा मतलब क्या? इस तरह से जहां पर लाइन खत्म होती है इसको डेल्टा बोला जाता है। लूप में एक डेल्टा होता है, आर्च में डेल्टा नहीं होता है, वर्ल में दो डेल्टा होते हैं। इसको वर्ल बोला जाता है। इधर भी डेल्टा होगा, इधर भी डेल्टा होगा और बीच में यहां पर ये सेंटर होगा। ठीक है, इसको कहा गया है टारगेट सेंट्रिक वर्ल्ड। अब टारगेट सेंट्रिक वर्ल्ड का जिसके भी उंगली पर ये निशान आता है साथियों, ये व्यक्ति बहुत महान व्यक्ति होता है। इसका ये अगर इसके लैंग्वेज में आएगा तो लैंग्वेज में महान होगा, संगीत में आएगा तो संगीत में महान होगा, खेल कूद में आएगा तो खेल कूद में महान होगा, ये मैनेजमेंट में आएगा तो मैनेजमेंट में महान होगा, ये अगर मतलब पब्लिक रिलेशन में आया तो पब्लिक रिलेशन में महान होगा, लॉजिक में, गणित में, जहां पर भी आएगा, जिस व्यक्ति का ये पैटर्न उंगली पर आ गया वो व्यक्ति बहुत महान होगा। इसको सीखने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन एक बार अगर इस व्यक्ति ने अंदर ज्ञान ले लिया, यहां पर अंदर इसका ज्ञान चला गया तो वो बहुत बड़ा आदमी बन सकता है। आई होप मेरी बात आप समझने का प्रयास कर रहे होंगे। ये जो है ना साथियों, इधर से ज्ञान अंदर जाएगा, इधर से ज्ञान अंदर जाएगा और वो ज्ञान इधर जब अंदर जाएगा, ये इतना स्ट्रांग बन जाएगा कि फिर ये जिंदगी में कभी उस चीज को भूलेगा नहीं। जिस चीज को ये, जिस उंगली पर ये निशान आया है, उस उंगली का जो भी काम होगा वो उतना सटीकता से करेगा। इसको बोलते हैं टारगेट सेंट्रिक। ये बंदा बहुत गोलफुल होता है, इसका गोल क्लियर होता है। एक बार वो सीख जाए ना तो वो जब तक उसको अचीव नहीं करेगा वो शांत नहीं बैठेगा। संगीत के उंगली पर है तो वो गायक बने बिना छोड़ेगा नहीं। अगर उसको सही, गायक बनने का मतलब क्या है? उसको सही राह मिले तो। हाँ, अगर कितनी भी अच्छी उंगलियां हो और माँ बाप अगर नालायक हो, नालायक का मतलब क्या? बच्चे के टैलेंट को दबा दबा के मार रहे हैं, नहीं तुझे डॉक्टर ही बनना पड़ेगा, चूल्हे में गया तेरा गाना, चूल्हे में गया तेरा क्रिकेट, चूल्हे में गया तेरा बाकी सब चीजें, तुझे डॉक्टर ही बनना। ऐसे मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं जो ग्रेजुएशन के बाद आत्महत्या कर लेते हैं या डिप्रेशन में चले जाते हैं। पढ़ाई का इतना टेंशन है बच्चों के ऊपर, क्योंकि उसका दिमाग चलता कहीं और है और माँ बाप उसको कहीं और लेकर जाना चाहते हैं। तो साथियों वहां बहुत बड़ा संघर्ष चलता है। इन ये उंगली दर्शाती है वो बच्चा, वो आदमी, वो औरत कितनी बड़ी एक्सपर्ट है उस विषय में, लेकिन अगर उसको दबाया जाए, क्योंकि मैंने बताया, हाँ, अब वो कहानी मुझे याद आ गई। वो कहानी मैं आप लोगों को बताता हूँ, क्योंकि ये कहानी इस विषय के साथ ही जुड़ी हुई थी। चलिए, तो कहानी पहले मैं क्लियर कर देता हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों को ये जो विषय आज सिखा रहा हूं ये सटीकता से समझ में आ जाए। वैसे तो पुराने जितने भी साथी हैं उन्होंने ये कहानी इसके पहले सुनी थी, लेकिन
नए लोगों को ये कहानी मेरे हिसाब से पसंद आएगी, इसके लिए मैं यहाँ पर ये कहानी बताना चाहूंगा। तो आई होप आप ये कहानी दिल से सुनने का प्रयास करोगे। साथियों, कहानी कुछ ऐसी है कि एक आदमी था, किसान। वो खेत में जा रहा था। जाते जाते किसान था, यानी कुम्हार था, वो किसान मतलब कुम्हार था। उसके बाद उसके पास एक गधा था। गधा आप जानते हैं ना, कुम्हार के पास मिट्टी ढोने के लिए गधा होता है। तो वो खेत में जा रहा था मिट्टी लेने के लिए। जाते जाते एक नदी में उतरा। उस नदी में उसको एक चमकता चमकता हुआ एक पत्थर दिखा। इतना सुंदर चमक रहा था कि वो पत्थर देखते ही उसको ऐसा लगा, यार ये कितना सुंदर मतलब पत्थर है, क्या चमक रहा है। तो उसने क्या किया, उस पत्थर को उठा लिया और दूसरे दिन उसको मस्त से एक लोहे के कड़ी में सजाकर अपने गधे के गले में टांग लिया। और वो गधा मतलब काम के लिए लेके जाता था, आता था तो वो चमकता था, तो उसको बहुत मजा आता था कि यार मेरे गधे के गले में कितना बढ़िया पत्थर मैंने लटका के घुमा रहा हूँ। हुआ ऐसे कि जब वो गली से जा रहा था तो बनिया, गांव में एक किराना दुकान थी, उसका जो बनिया था, उसका जो मालिक था, उसने वो पत्थर देखा। उसको लगा यार क्या चमकता हुआ पत्थर है, साला एक गधे के गले में बांध के घुमा रहा है। इतना बेवकूफ इंसान है। उसने उसको बोला, इधर आजा, मुझे ये पत्थर दे, क्यों गधे के गले में इतना सुंदर पत्थर लेके घूम रहा है। तो उसने कहा, भाई मुझे मिला है, तुझे क्यों दूं। तो वो जो दुकानदार था उसने बोला, अरे फोकट थोड़ी ना मांग रहा हूं, पैसे दूंगा ना तुझे, बोल तुझे क्या चाहिए। उसने कहा, मैंने मेहनत की, इतना क्या, एक काम करो, मुझे 5 किलो गुड़ दो, मैं तुझे ये पत्थर दे दूंगा। अब वो जो बनिया था, वो जो दुकानदार था, उसने वो पत्थर ले लिया। और उस बनिया ने वो पत्थर देख के खुश हो गया, यार क्या चमकती चीज है यार, मैं इसको क्या करूंगा। जो तराजू होता है ना, तराजू, पुराने जमाने में तराजू हुआ करते थे, अब इलेक्ट्रॉनिक कांटे आए हैं। तराजू मतलब एक पालडा ऊपर एक पालडा नीचे ऐसा हुआ करता था, उसमें गिना करते थे। तो उसको ऊपर जो पकड़ने वाली रस्सी थी, उसको उसको उसने बंधा बांध दिया, ताकि मैं मतलब इम्प्रेशन झाड़ सकूं कि क्या सुंदर पत्थर मेरे हाथ में है और मेरे तराजू पर टंगा हुआ है। तो बहुत खुश हो गया, उसने 5 किलो उसको गुड़ दे दिया और वो पत्थर ले लिया। अब गधे के गले से वो पत्थर आ गया उस तराजू के वहां के बीच के रस्सी पर। और वो बहुत खुश, साला मैंने 5 किलो में क्या चमकता बढ़िया पत्थर ले लिया। अब हुआ ऐसे कि एक जोहरी, एक दुकानदार, मतलब शहर से जो होते हैं ना जोहरी, हमारे सोनार, वो जोहरी उस दुकानदार के पास आया। उसने कुछ चीजें खरीदनी थी, मतलब शहर से जा रहा था कहीं पर, तो उसको कुछ लेना होगा, तो वो दुकानदार के पास रुक गया, कोई पूड़ी उड़ी या कुछ लेने के लिए। तो उसने वो देखा तराजू के उस रस्सी पर टंगा हुआ वो चमकता हुआ पत्थर। और वो जोहरी था, उसको समझ में आ गया कि ये हीरा है, हीरा। लेकिन वो उसको सस्ते में लेना चाहता था, इसके लिए उसने उस दुकानदार को कहा नहीं कि वो हीरा है। उस दुकानदार को उसने कहा कि ये पत्थर तूने यहां पर क्यों बांधा हुआ है, कहां से लाया तूने ये पत्थर। वो दुकानदार बोला, भाई ये पत्थर मैंने खरीदा है, सस्ता नहीं खरीदा है, बहुत महंगा खरीदा है। भले ही ये पत्थर है, लेकिन इसको महंगा खरीदा है क्योंकि ये चमकता है, मुझे बहुत पसंद है। दुकानदार जोहरी ने बोला, क्या तू मुझे बेचना चाहेगा इस पत्थर को। वो बोलेगा, बेचना चाहूंगा। उसने बोला, कितना पैसा, कितना लेगा। अब दुकानदार तो दुकानदार है, वो बनिया है, वो तो हर चीज में नफा देखना चाहता है। उसने कहा, मैंने 5 किलो गुड़ देकर ये खरीदा है, 50 रुपए के भाव से, 250 रुपए का ये मतलब मैंने लिया हुआ है, तो मैं तुम्हें 500 रुपए में दे सकता। अब वो जो जोरी था, वो जोरी कंजूस था। उसने बोला, पागल हो गया क्या, तूने 250 रुपए में खरीदा और मेरे को 500 रुपए में बोल रहा है। येड़े, मैं तेरे को 300 रुपए दूंगा, 50 रुपए तेरे को मुनाफा मिल रहा है, तेरे को क्या तकलीफ है। वो बोला, नहीं भाई, मैंने 5 किलो गुड़ से खरीदा है, मैं 500 रुपए में ही दूंगा, पटे तो लो नहीं तो मत लो। अब जोरी को लगा, साला ये कहाँ जाने वाला है भागकर, आज नहीं तो कल ले ही लूंगा। और ये तराजू में टांग कर बैठा हुआ है, इसको क्या इसका महत्व है। उसके बाद में वो चला गया वहां पर कि भाई, झिकझिक की उसने और उसका ईगो हट हो गया। वो बोले कि आज नहीं कल आ जाऊंगा, चलो जाते हैं देखते हैं। वो ऐसे साथियों कि दूसरे दिन कोई और जोहरी वहां पर आया उस दुकान से, क्योंकि वो सड़क, मतलब सड़क पे ऊपर दुकान थी, तो वो सड़क पर वो दुकान पे रुका दूसरा जोहरी, और उसने वो देखा
वो हीरा देखा उसने और वो शॉक हो गया कि इतना बड़ा हीरा, और ये दुकानदार बेवकूफ कांटे के उस रस्सी पर बांध कर टांग कर रखा हुआ है। उसने वो जोरी उसके पास गया, उसको पूछा, तू जानता है ये क्या चीज है? उसने बोला नहीं। अरे बेवकूफ, ये हीरा है। वो शॉक हो गया। वो बोला सच में हीरा है? हाँ, मैं जोरी हूं, मुझे पता है, मेरी जिंदगी इसमें गुजर गई है, ये हीरा है। अब फिर क्या तू इसको बेचना चाहेगा? उसने बोला हाँ, बेचना चाहूंगा। कितने में बेचना चाहेगा? उसने बोला कल मैंने एक एक आया था आदमी, वो मुझे पूछ रहा था तो मैंने उसको 500 रुपए बोला, लेकिन तुम बोल रहे ये महंगी चीज है, शायद हीरा है, तो मैं 1000 रुपए लेना चाहूंगा। उस जोरी ने तुरंत जेब में से 1000 रुपए निकाले और उस व्यक्ति को दिए, किरानदार दुकानदार को, और वो हीरा लेकर चला गया। और हुआ ऐसे, दूसरे दिन फिर से वो पहला वाला जोरी वहां पर आया और उस व्यक्ति ने उसको पूछा, तो वहां पर वो कांटे में उसको दिखा नहीं, वहां रस्सी पर टंगा हुआ। तो उस दुकानदार से उस वो बेचैन हो गया। उसको लगा क्या हो गया, साला गया कहाँ? क्योंकि खरीदना उसको उसी को था। गया कहाँ? तो वो बोल रहा, उसको पूछा कि भाई, अरे यहाँ पर तूने जो हीरा टंगा, मतलब सॉरी, पत्थर टंगा हुआ था चमकने वाला, वो कहाँ है? तो उसने बोला मैंने तो किसी और व्यक्ति को बेच दिया। बोले कितने में बेचा? बोले 1000 रुपए में। वो उसके ऊपर गुस्सा हो गया, बेवकूफ, तुझे अकल है क्या गधे? वो कितनी महंगी चीज थी, तूने 1000 रुपए में बेची? तुझे अकल वकल है कि नहीं? वो दुकानदार शॉक हो गया और वो हंसने लग गया और बोलने लग गया, भाई तू जो बोल रहा है क्या तू सुन रहा है? मैं बिना सुने बोलूंगा क्या? तो तू खुद से पूछ, गधा तू है या मैं हूं? मैं तो बनिया था, मुझे तो उस हीरे के बारे में पता नहीं था, लेकिन तुझे पता था। वो उसको चिल्ला रहा था कि बेवकूफ, वो हीरा 10 लाख रुपए का हीरा था और तूने 1000 रुपए में बेच दिया। वो बोल रहा था, वो दुकानदार बोला, गधा तू है क्या मैं हूं? मैं तो उसको 5 किलो गुड़ में खरीदा था, मुझे थोड़ी ना पता था वो पत्थर हीरा है। लेकिन तुझे तो पता था, तुझे तो अकल थी। गधा तू है कि तुझे 500 रुपए में वो हीरा, यानी कि वो पत्थर खरीदने के लिए तूने खरीदा नहीं, तूने दुनिया भर की झिकझिक की। मैं गधा नहीं हूं, मैंने तो 250 रुपए में लिया था, 1000 रुपए में बेचा, मैंने तो 5 गुना 4 गुना मुनाफा कमाया। गधा तू है, तूने गमाया उसको। साथियों, दुनिया में ऐसे ही हो रहा है। हमारे देश में, हमारे हर घर में हीरे जन्म ले रहे हैं, हीरे। लेकिन दुर्भाग्य है कि वो गलत हाथों में जा रहे हैं। पहचान नहीं है, इसके लिए वो किसी गधे के गले में बंधे जा रहे हैं, या किसी तराजू कांटे में बंधे जा रहे हैं, या किसी कंजूस माँ बाप के घर में है तो उनको हीरा होते हुए भी मिट्टी के भाव में बेचा जा रहा है। लेकिन जो भारत के 150 करोड़ लोग हैं ना, ये 150 के 150 करोड़ लोग हीरे हैं, हीरे। बस उनको तराशने वाला चाहिए, वो तराशने का माध्यम ही है ये डीएमआईटी टेस्ट। जब उसका टेस्ट किया जाता है ना, तो पता चल जाता है कि वो हीरा एग्जैक्टली कौन सा है, कोहिनूर वाला है या मतलब सफेद वाला हीरा है, नीले वाला नीलम हीरा है, या फिर वो ब्लैक डायमंड है। वो तराशा जाएगा तब तो पता चलेगा ना, लेकिन जब तक तराशा नहीं जाएगा तब तक साथियों वो हीरा जो है वो मिट्टी के भाव में बेचा जाएगा। और यही हो रहा है भारत देश के हाल। और मैं चाहता हूं इस भारत देश के जो हीरे हैं ना, हीरे, उनको सही तराशू और उनकी कीमत सही लगाओ। जैसे वो गधे वाले ने क्या किया, गधे के गले में बांध दिया। हीरे की कीमत वही थी, लेकिन गधे वाले को पता नहीं थी तो उसने गधे के गले में बांधा। बनिए को पता नहीं थी तो उसने तराजू कांटे में बांधा। और जोरी को पता थी पहले वाले, लेकिन उसने झिकझिक के कंजूसी के कारण उसको 500 में नहीं खरीदा, लेकिन दूसरे वाले ने 1000 में खरीदा। लेकिन उस हीरे की कीमत 10 लाख रुपए थी, 10 लाख। वैसे ही मैं चाहता हूं हर व्यक्ति की सही कीमत सही जगह पर अगर लगे तो वो व्यक्ति उतना ही मौल्यवान होगा। अभी आप जो मुझे सुन रहे हो ना, आप भी वैसे ही हीरे हो। लेकिन आज आप वो हीरे उन लोगों के हाथ में हो जिनको आपकी कीमत नहीं है। आपको तराशना पड़ेगा। आप कौन सा हीरा हो? आप कलमी हीरा हो, आप
ब्लैक डायमंड हो, आप नीलम हो, कौन सा हीरा हो, तराशना तो पड़ेगा। ये टेस्ट वैसे ही है। आपकी बात की कर रहा हूं, नहीं कर रहा हूं, भारत देश के हर बच्चे की, हर आदमी की, हर औरत की बात कर रहा हूं। हर व्यक्ति हीरा है। तराश के अगर हम लोग उसका कीमत करेंगे तो अनमोल है, उसकी कीमत नहीं हो सकती 2-4 किलो गुड़ में। तो ये तराशने का तरीका ही है साथियों, ये डीएमआईटी टेस्ट। आई होप जो कहानी मैंने आपको बताई है वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अचानक याद आ गया इसलिए आपको बताया। शायद आप लोगों को अगर अच्छी लगी है तो आप लाइक भी कर सकते हैं उस कहानी को। अगर नहीं अच्छी लगी है तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। आई होप कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई। चलिए बढ़ते आगे साथियों। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं, वैसे तो 9 बजे है लेकिन आज मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा लूंगा क्योंकि हमारी बाकी बातों की वजह से ये चीजें हमें सीखने को नहीं मिली है और समय का कोई ध्यान ना रखे। मैं फिर से एक बार बोल रहा हूं, जिंदगी बहुत अनमोल है, जिन चीजों को सीखना है उन्हीं को सीखो। चलिए तो बढ़ते आगे साथियों। ये जो टारगेट सेंट्रिक वर्ल्ड है इसमें 2 डेल्टा है और ये गोल गोल राउंड है, तो इसको टारगेट सेंट्रिक बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर सेंटर है। अब इसका फायदा जो है मैंने आपको पहले भी बताया, उस तरीके से ये फायदा करता है। ये दूसरा है इसमें स्पाइरल वर्ल्ड। स्पाइरल मतलब क्या? स्प्रिंग। स्पाइरल क्या होता है? स्प्रिंग होता है। देखिए यहाँ पर स्प्रिंग की तरह, यहाँ पर टारगेट सेंट्रिक नहीं है। ये ऐसा शुरू हुआ, ऐसे बढ़ते 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 एक स्प्रिंग की तरह ये बड़ा हुआ है, इसलिए इसको बोला जाता है स्पाइरल स्प्रिंग। इसमें भी 2 डेल्टा होंगे, इधर एक डेल्टा होगा, उधर एक डेल्टा होगा, इसीलिए तो ये वर्ल है। वर्ल में 2 डेल्टा कंपलसरी है। एक टारगेट सेंट्रिक मैंने आपको दिखाया, ये स्पाइरल दिखाया। टारगेट सेंट्रिक और स्पाइरल करीब करीब एक जैसे काम करते हैं, बस टारगेट सेंट्रिक वाले में अंदर जाने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, स्पाइरल में जरा जल्दी जाता है क्योंकि इसकी खुली हुई नसें होती है। चलिए बढ़ता हूं आगे, उसके फायदे मैं और ज्यादा बताऊंगा आप लोगों को। इसको बोला जाता है एलोंगेटेड वर्ल। एलोंगेटेड मतलब क्या? एलोंगेटेड स्पाइरल वर्ल। यहां पर अगर आप देख पा रहे हो, एलोंगेटेड का मतलब होता है लंबा खिंचा हुआ, इस तरह से लंबी चीज। वहां पर गोल छोटा सा ऐसा गोल गोल था, यहाँ पर ये एलोंग मतलब लंबा है, लंबा। और स्प्रिंग है, यहाँ पर ऐसा स्प्रिंग है, एलोंगेटेड स्पाइरल और एलोंगेटेड टारगेट भी उस इसमें आता है। 2 तरह के आते हैं इसमें। एक टारगेट होता है यानी कि बीच में एक टारगेट होगा, उसके गोल 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 लंबे लंबे ऐसे सर्कल बनेंगे, लेकिन यहाँ पर स्प्रिंग वाले भी सर्कल बनेंगे। तो इसमें टारगेट भी आता है और स्पाइरल भी आता है, दोनों आते हैं, लेकिन इसको एलोंगेटेड वर्ड बोला जाता है। ये जिसके इसमें मतलब जिस जिस उंगली में होगा ना साथियों, ये बंदा भी बहुत बेहतरीन मतलब दिमाग चलाने वाला होता है। मैं आगे आप लोगों को इसके फायदे बताऊंगा, मैं आपको पैटर्न बता रहा हूं। उसके बाद में डबल लूप वाला आता है, जैसे मैंने वहां पर दिखाया था ना आप लोगों को लूप, शंख शंख दिखाया था, शंख लूप यानी कि इधर से ऐसा ऊपर गया था और नीचे आया था। ऐसे इसमें क्या है, 2 शंख है। अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पर 2 शंख है, 2 शंख। ये वाला एक शंख है ऐसा इधर और ये वाला एक शंख है ऐसा इधर। इसको लूप, 2 लूप बोले जाते हैं, डबल लूप वर्ल। इधर एक डेल्टा है, इधर एक डेल्टा है। एक छोटा डेल्टा मतलब करीब का डेल्टा होगा, यहां से सेंटर से एक लंबा डेल्टा होगा। इसको बोला जाता है डबल लूप वर्ल। ये जो बंदा होता है, ये बंदा अलग टैलेंट का होता है। मैं उनके टैलेंट आप लोगों को गिनाऊंगा, बताऊंगा क्या क्या होते हैं। आगे जाते हैं। ये भी डबल लूप है लेकिन ये अलग है, इम्प्लोडिंग वर्ल्ड। यहां पर आप देख पा रहे हो, इधर अगर देखेंगे तो यह यस बना है लेकिन उल्टा यस बना है। ऐसा इधर से ऐसा इधर यस बना है, उल्टा यस बना है, इसलिए इसको डबल लूप वर्ल्ड कहा गया है। और यहाँ पर सीधा यस बना हुआ है, यहाँ पर भी डबल लूप है लेकिन यहाँ पर सीधा बना हुआ है ऐसा यस, है ना? जैसे हम यस लिखते हैं वैसा यस है। यहाँ पर भी 2 डेल्टा है, इसलिए ये वर्ल्ड फैमिली आती है, लेकिन ये यस फैमिली में आता है। ओके, इम्प्लोडिंग वर्ल्ड इसको बोला जाता है। फायदे मैं आगे बताऊंगा आप लोगों को। उसके बाद में ये होता है कंपोजिट वर्ल्ड। कंपोजिट इसका मतलब क्या है, इसमें भी यस आएगा लेकिन इसके जो लूप होंगे वो बहुत छोटे होंगे। यहाँ पर इतने से ही लूप है, इसके इतने बिल्कुल सेंटर यहाँ पर आ गया और यहाँ पर 2 डेल्टा यहाँ पर हो गए। इसको बोलते हैं कंपोजिट वर्ल्ड। ज्यादा दिमाग पर ना ध्यान देना। आप बोलेंगे मुझे ध्यान नहीं रह रहा है, मुझे याद नहीं रहेगा यार, इतनी सारी बातें बता रहे हो। ज्यादा ध्यान ना दे, मैं आपको मतलब धीरे धीरे सिखाऊंगा। आगे मैं बोलता हूँ 11 पैटर्न आते हैं इसमें। ये वाला जो है साथियों, ये है अल्नार टारगेट सेंट्रिक पिकअप आई। पिकअप आई का मतलब क्या होता है?
पीकॉक मतलब मोर, और आई मतलब मोर के पंखों पर जो आग बनी हुई होती है ना, उसको बोलते हैं पीकॉक आई। तो ये वैसे ही है, मोर पंख जैसा, यहाँ से ऐसा जा रहा है, फिर यहाँ पर ऐसा गोल बन रहा है, और बीच में यहाँ पर सेंटर है, जैसे मैंने बोला ना था ना आपको टारगेट सेंट्रिक, तो वैसे ही ये गोल गोल सर्कल है और उसके अंदर ये एक स्पॉट है। तो इसको ये जो टारगेट सेंट्रिक पीकॉक आई बोला जाता है, इसको टारगेट सेंट्रिक पीकॉक आई। ओके, यहाँ पर भी दो डेल्टा होंगे, एक डेल्टा यहाँ पर ये छोटा डेल्टा होता है, यहाँ पर ये लंबा डेल्टा होता है। यहाँ से ये सेंटर से यहाँ तक इसके रीच काउंट किए जाते, कितनी रेखाएं हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है ये बंदा कितना होशियार होगा। बहुत टैलेंट होते हैं ये पीकॉक आई वाले, मैं आपको उसके फायदे बताऊंगा। ये अल्नार टारगेट सेंट्रिक पीकॉक आई। उसके बाद में ये रेडियल पीकॉक आई। देखिए यहाँ पर रेडियल मतलब क्या, मैंने अल्नार और रेडियल क्या बोला था, लेफ्ट साइड का हाथ है और लेफ्ट साइड में जाता है फ्लो, तो वो अल्नार होता है। यहाँ पर राइट साइड में जा रहा है तो ये पीकॉक, ये रेडियल पीकॉक आई है। आंख वही बनेगी लेकिन उसका जो फ्लो है वो उल्टी साइड में जाएगा, इसलिए ये रेडियल सेंट्रल पिकाकाई है। आगे बढ़ता हूं, यहाँ पर ये स्पाइरल पिकाकाई है। स्पाइरल मतलब स्प्रिंग जैसा, गोल 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 घूमेगा, बनेगा वही मोर का एक आग बनेगी, और इसमें भी दो डेल्टा होंगे, लेकिन ये अल्नार इसलिए है क्योंकि ये लेफ्ट साइड में जा रहा है। स्पाइरल, ये वाला भी स्पाइरल है लेकिन ये राइट में जा रहा है, इसलिए ये रेडियल स्पाइरल पिकॉक आई है। साथियों, यहाँ पर मैंने जो पैटर्न आपको गिनाए, आप शायद ये याद रखे होंगे, ये 11 पैटर्न आते हैं यहाँ पर, 11 पैटर्न्स। तो ये 11 पैटर्न्स किस तरह से फायदे देते हैं, कौन से उंगली पर बनने के क्या क्या फायदे हैं, वो मैं अभी आपको यहाँ पर गिनाऊं। स्क्रीन पर अगर आप देख रहे हो मेरे, तो आपको दिखेगा यहाँ पर, जिनके हाथों पर टारगेट सेंट्रिक होता है, स्पाइरल होता है और एलोंगेटेड होता है, वर्ल के रूप में, जो मैंने पहले पहले आप लोगों को दिखाए थे, टारगेट सेंट्रिक एक गोल दिखाया था, स्पाइरल दिखाया था, एलोंगेटेड दिखाया था, जिनके हाथ में ये होता है साथियों, उनकी जो खासियत होती है वो क्या है, देखिए यहाँ पर, वो टास्क ओरिएंटेड होते हैं, स्टूबॉर्न होते हैं, सेल्फ सेंट्रिक होते हैं, इन इनफ्लेक्सिबल होते हैं, उसके बाद में यहाँ पर कॉन्फिडेंट होते हैं, बोल्ड होते हैं, अग्रेसिव होते हैं, डिटरमाइंड होते हैं। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब होता है ये जो लोग होते हैं ना, ये लोग जिस काम को एक बार ठान लेना तो उसको करके ही मानेंगे। बहुत जिद्दी, आत्मविश्वासी और बहुत ही टैलेंट लोग होते हैं, जिनके हाथ में ये निशान होते हैं। चलो आते हैं दूसरे लेवल पर, जहां पर मैंने डबल लूप बोला था आप लोगों को, डबल लूप, उसके बाद में इम्प्लोडिंग बोला था, उसके बाद में कंपोजिट बोला था, आपको दिखाया मैंने वहां पर वर्ल। तो ये क्या होते हैं, ये बहुत सीरियस होते हैं। सबसे पहले तो ये सीरियस होते हैं, प्लानर होते हैं, हर काम प्लान करके करेंगे, रिलायबल यानी कि उनके ऊपर विश्वास कर सकते हो आप, इतने अच्छे होते हैं, लॉजिकल होते हैं, थिंकर होते हैं, यानी कि इनकी सोच जो होती है बहुत परफेक्ट होती है, बहुत सही सोच के रखेंगे। परफेक्शनिस्ट होते हैं, यानी कि ये काम देखो, आप कुछ घर में ऐसे लोग होते हैं जो हर काम को परफेक्ट करना जानते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो काम आबड़ धोबड़, जिसको मराठी में बोलते हैं ना, बस करके फेंकना है ना, कैसे भी करो कैसे भी फेंको। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, मतलब छोटा सा उदाहरण दूं, कोई लेडीज है, उसको क्या करना है, अपना बेड को मस्त से साफ करना है, तो वो क्या करेंगी, हर ब्लैंकेट को, हर चादर को घड़ी वड़ी लगाकर मस्त से अपने कपाट में रखेगी, और फिर क्या करेगी, उस बेड को मस्त से वो जो ऊपर का हमारा ये आता है बेडशीट, उसको अच्छे से टाइट करके मस्त से ऐसा सजा कर रखेगी, ऐसा देखने के पर पता चलेगा यार क्या बढ़िया है। और दूसरी एक औरत होगी, वो क्या करेगी, धाड़ 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 उठाएगी, कपाट में उसको ठूसेगी, और बस साफ करने से मतलब है, परफेक्शन से कोई मतलब नहीं। कुछ आदमी होगा, उसको गाड़ी धोनी है, कार को धोना है, अगर वो ये कैटेगरी में आता है, सेकंड कैटेगरी में आता है, तो वो कार ऐसे धोएगा जैसे उसको अभी इनाम जीतना है, और वो ऐसे नहीं होगा, तो वो क्या करेगा, भड़ 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 पानी मारेगा, बस आबड़ धोबड़ धोएगा और बोलेगा हो गया, चलो क्लियर। तो साथियों, ये जो होते हैं, ये जो पैटर्न बने हैं ना यहाँ पर, डबल लूप, इम्प्लोडिंग, यस फैमिली आती है, मैंने यस दिखाया था आप लोगों को, उल्टा यस सीधा यस, तो ये वाले जो लोग हैं, इनमें ये गुण होते हैं जो मैंने आपको बताया कि ये परफेक्शनिस्ट होते हैं, इनको हर काम को प्योर करना अच्छा होता है, फोकस ऑन
एक्यूरेसी, ये बहुत एक्यूरेसी से के साथ काम करते हैं, रूल्स लवर होते हैं, ये कभी रूल्स नहीं तोड़ेंगे। लाइक स्ट्रक्चर, ये किसी भी चीज से प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। आई होप मेरी बात आप लोग समझ पा चुके होंगे। और तीसरी कैटेगरी मैंने आप लोगों को बताई पिकाकाई, इसमें रेडियल पिकाकाई आया, स्पाइरल पिकाकाई आया, टारगेट सेंट्रिक पिकाकाई आया, 4 तरह के मैंने बताए थे यहाँ पर। ये आप अगर देख रहे हो यहाँ पर, तो ये क्या होते हैं? ये क्रिएटिव होते हैं। ये जिसके उंगली पर गया, कौन से उंगली पर है उसके ऊपर डिपेंड करता है, हाँ, ये पहले ही बता दो मैं। ये अगर संगीत के उंगली पर गया तो वहां पर संगीत क्रिएट करेगा, ये अगर लैंग्वेज के मतलब उंगली पर गया तो ये लैंग्वेज क्रिएट करेगा, ये गणित के उंगली पर गया तो गणित क्रिएट करेगा, यानी कि क्रिएटिव माइंड होगा। हाई पोटेंशियल है और स्ट्रॉन्ग फिंगरप्रिंट है। इसके जैसी फिंगरप्रिंट आना मतलब बहुत बड़ी नसीब की बात होती है साथियों। ये जो पिकाकाई है ना, इतने सहजता से पिकाकाई दिखते नहीं है, इतने सहजता से पिकाकाई आते नहीं है, बहुत रेयर लोगों के हाथों में ये आता है साथियों, पिकाकाई जो है। तो ये जो है ये बहुत हाई पोटेंशियल स्ट्रॉन्ग फिंगरप्रिंट है ये। तो आई होप साथियों आपको जो मैंने यहाँ पर बताया है वो आपके समझ में आ रहा है। और इस तरह से निशान अगर हम टेस्ट करके पता करेंगे कि हमारे बच्चों के हाथों में कौन से हैं। बहुत उत्साही होते हैं ये लोग, हाई पोटेंशियल वाले होते हैं, बड़ी क्षमता रखते हैं, और ये जो फिंगरप्रिंट है बहुत मजबूत है, बहुत ही स्ट्रांग है। ऐसे हमने आज वर्ल के बारे में सुना है, वर्ल। और आखिरी में यहाँ पर एक्सीडेंटल होता है, लेकिन एक्सीडेंटल मैंने कल आप लोगों को कहा था कि ये एक्सीडेंटल कुछ अच्छे नहीं होते हैं। तो ये जिस व्यक्ति के हाथ में होगा एक्सीडेंटल, वहां पर 3 डेल्टा होंगे, 2 3 4 लूप होंगे, यानी कि उसका कोई कैलकुलेशन ही लगेगा नहीं। ऐसे ये अगर रहे किसी के, वैसे तो ये जनरली होते नहीं, 1% पूरी वर्ल्ड में 1% लोगों के हाथ में होंगे, और किसी किसी उंगली में होंगे। ऐसा नहीं कि सब उंगली पर होंगे, किसी उंगली पर होंगे। अगर वो गणित के उंगली में होंगे तो उसका गणित बिल्कुल ना के बराबर होगा, म्यूजिक के उंगली पर होंगे तो उनका म्यूजिक बिल्कुल ना के बराबर होगा, यानी कि उस तरह से ये होगा। तो साथियों इस तरह से ये पैटर्न जो है, ये पैटर्न काम करते हैं। जो पैटर्न हमने सीखे, वर्ल्ड पैटर्न, 11 तरह के पैटर्न हमने आज सीखे हैं साथियों। और ये 11 तरह के पैटर्न अगर उंगली पर आते हैं तो किस तरह से उसके फायदे होते हैं, मैंने आप लोगों को वो भी गिनाए। आई होप कि आप लोगों को आज जो बातें मैंने यहाँ पर बताई है वो बातें आपके समझ में आई होगी और आप पूरी तरह से उनको समझ चुके होंगे। और मैं ये भी अपेक्षा रखता हूँ साथियों, जो बातें मैं यहाँ पर सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, ये बातें पसंद भी आ रही हो कुछ लोगों को। जैसे शुरुआती में हमारे कुछ 50 55 52 लोग थे, अभी 42 लोग हैं। शायद बाकी लोगों के सर से जा रहा है। लेकिन याद रखना, कामयाबी ऐरी गैरी चीज नहीं है, कामयाबी आसान चीज नहीं है। ये उन्हीं को मिलती है जो उसके लिए लायबल होते हैं। और ये कोर्स आपको कामयाब बनाकर मानेगा। बस कोर्स कंप्लीट कीजिए, सीखिए। ऐसी मीटिंग से भागने वाले ग्रुप में 100 लोग हैं, उसमें से 50 लोग आएंगे, तो वो बाकी 50 क्या है? वो मजबूर मजदूर है जो लोगों के घरों में काम करना चाहते हैं। जैसे मैंने बताया ना, सिंपल आर्च वाले लोग जो होते हैं ना, वो ऐसे ही होते हैं। वो हार्ड वर्कर होंगे, वो लोगों के घरों में बर्तन मांजेंगे, कंपनियों में काम करेंगे, जैन कंपनी जैसी कंपनी में जाएंगे, वहां पर मिट्टी की थैलियां भरेंगे, किसी थैली के कंपनी में जाएंगे, वहां पर बोझा उठाएंगे। ये वो लोग हैं जो स्मार्ट वर्क नहीं करना चाहते। लेकिन जो बच रहे हैं ना यहाँ पर, ये जो 40-42 लोग बचे हुए हैं ना, ये वो लोग हैं जो लोग अपनी जिंदगी में कुछ मकसद हासिल करना चाहते हैं। तो इतना कहकर यहाँ पर रुकना चाहूंगा, समय हो चुका है। आई होप आज का विषय आप लोगों के समझ में आया हो। और दूसरी बात ये कहूंगा मैं, जो लोग दिन में 1-2 घंटा एक्स्ट्रा देकर अपने जिंदगी को बढ़िया से बदलना चाहते हैं, मैंने एक मैसेज कल डाला था, उसमें लिस्ट भी बनी हुई है 30-35 लोगों की। लेकिन वो जो है साथियों, वो ऐसे सोच वाले लोगों के लिए है, दुनिया हो जाए लेकिन मैं अभी, मेरी उम्र क्या है, मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मैं 50 का हूँ, 55 का हूँ, 70 का हूँ, 80 का हूँ, उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं अब अपनी बची हुई जिंदगी में वो करके दिखाऊंगा जो शायद मेरी पूरी जिंदगी में मैंने नहीं किया।
या फिर मेरे पिछले 5 पीढ़ियों ने 7 पीढ़ियों ने नहीं किया। ऐसी जिद करने वाले व्यक्ति को, आपकी उम्र क्या है? आप 15 साल के हो या 75 साल के, उससे कोई मुझे लेना नहीं है। आप अगर कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हो, थोड़ा मेहनत करना चाहते हो, बस एसएमएस वेसएमएस भेजने की सोच नहीं रखते हो, थोड़ा-सा उससे हटकर कुछ करके गाड़ी, बंगला, मोटर, कार, मैंने तो वहाँ पर 1 लाख रुपए ही डाला था क्योंकि बड़ी बातें लोगों को हज़म नहीं होती है। लेकिन मैं आप लोगों को ऐसा कुछ सिखाने वाला हूँ साथियों, आप अपने खुद के कार में घूमेंगे, आप खुद के बंगले में अगले 5 साल के अंदर आप खुद के बंगले में रहेंगे। इस तरह का कुछ ट्रेनिंग मैं एक्स्ट्रा देना चाहता हूँ। यहाँ पर तो मैं सिखा रहा हूँ, लेकिन इससे कुछ अलग देना चाहता हूँ। जो लोग 1 डेढ़ घंटा दोपहर में 3 बजे से 5 बजे के बीच में निकाल सकते हैं और एक्स्ट्रा कुछ मेहनत करना चाहते हैं, उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पर, मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पर, ग्रुप पर नहीं, लिंक भेजो सर, ये रिक्वेस्ट भेजना है। मैं आप लोगों को वो रिक्वेस्ट भेजने वाला हूँ और जितने लोग वहां पर आएंगे, हम आज या कल उस ट्रेनिंग को स्टार्ट करने वाले हैं। लेकिन ये उन लोगों के लिए है जो लोग अपनी जिंदगी को कुछ हटके और बेहतर बनाने के लिए थोड़े से एक्स्ट्रा मेहनत करने के लिए तैयार है। ये संदेश देकर यहाँ पर रुकना चाहूंगा। आई होप मेरा संदेश आप लोगों तक पहुंचा होगा और आप लोग अपना नाम उस लिस्ट में डालेंगे, उस लिस्ट में भेजेंगे। इतना कहकर यहाँ पर रुकना चाहूंगा। किसी को अगर कुछ पूछना है तो आप अपने सवाल को पूछ सकते हैं, उसके बाद में मैं सेशन को क्लोज करना चाहूंगा। क्योंकि अगर सवाल मन में ही रह जाएंगे तो शायद फिर हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। प्लीज किसी का अगर कोई सवाल है तो आप अपना सवाल पूछे, उसके बाद में मैं सेशन को क्लोज करूंगा। गुड मॉर्निंग सर। हाँ मैम बोलिए, आपका नाम बताइए मैम। जयश्री पाटिल। ओके ओके, बोलिए बोलिए बोलिए। सर हमने वो लिस्ट में नाम डाला है, फिर भी आपको पर्सनल मैसेज करना है क्या? हाँ, मतलब आपको क्या करना है, मेरे मेरे नंबर पर सेंड रिक्वेस्ट या मुझे लिंक भेजो, ऐसी आपको एक रिक्वेस्ट डालनी है, उन्हीं को वो लिंक जाएगा, है ना मैम? ओके सर। ओके ओके। और कोई भाई बहन साथी कोई सवाल है? चलिए, तो आशा करता हूं आप लोगों को मेरा संदेश पहुंच गया होगा और आप लोग उस लिस्ट में, लेकिन मैं फिर से एक बार दोहरा रहा हूं, मेहनत करने की तैयारी और थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देने की तैयारी हो तो ही उस लिस्ट में नाम डाले। इतना कहकर यहाँ पर रुकना चाहूंगा। मिलते हैं कल मॉर्निंग में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।